जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और आज जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 30 जनवरी हो चुकी है। लगभग 1:30 बजे का समय है और निफ्टी जो है लगभग 74 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी लगभग 150 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स लगभग 167 पॉइंट ऊपर नज़र आ रही है। तो दोस्तों, इस रिकवरी को आप ज़्यादा खुश ना हो इस रिकवरी से, क्योंकि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की टेक्निकल भाषा में बताता हूँ। आई थिंक जो पुराने खिलाड़ी हैं उन सबको ये बात पता होगी, जो नए हैं शायद उन्हें नहीं पता होगी, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्केट में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग ये होती है कि जो लोग शॉर्ट्स बनाकर बैठे होते हैं और जब उन्हें लगता है कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी और सौदे कटने का आज आखिरी दिन है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है, तो वो लोग अपना नुकसान बचाने के लिए शॉर्ट कवरिंग करते हैं। कल भी हुई थी ये शॉर्ट कवरिंग, आज भी चल रही है। तो उस शॉर्ट कवरिंग की वजह से जब भी शॉर्ट्स कटते हैं ना, मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर आता है। कोई बाइंग नहीं करता शॉर्ट कवरिंग, जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो शॉर्ट्स कटते हैं और मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर आता है। तो ये उस तरीके का ट्रेंड है जिसकी वजह से मार्केट आपको पॉजिटिव में दिख रहा है। और एक वार्निंग मैं यहाँ पे ये भी देना चाहता हूँ कि मेरे जिन भी दोस्तों के पास कोई भी म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या शेयर्स हैं रिलेटेड टू पीएसयू, रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेटेड टू डिफेंस, चाहे कुछ भी है, पीएसयू के रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, अगर आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड है, शेयर्स हैं, ईटीएफ हैं, तो कोशिश कीजिएगा बजट के दिन तक उसे निकाल दें, अगर वो प्रॉफिट में है। ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट में है। ठीक है, ये मत सोचिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में होगा। अगर प्रॉफिट में है तो तुरंत एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा बजट वाले दिन तक, क्योंकि बजट वाले दिन तक अब थोड़ा अपवर्ड रहेगी मार्केट। तो अभी तो मंथ एक्सपायरी चल रही है, फिर परसों यानी शनिवार के दिन आपको पता ही है बजट भी है, तो थोड़ा मार्केट में मोमेंटम रहेगा, शॉर्ट टर्म मोमेंटम रहेगा, ऊपर की तरफ मार्केट रहेगी बजट वाले दिन तक स्पेसिफिकली। और अगर आपके पीएसयू शेयर्स, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर, आपके डिफेंस शेयर या ईटीएफ या म्यूचुअल फंड अगर पॉजिटिव में हैं तो आप एग्ज़िट कीजिएगा। यकीन मानिए, पीएसयू, स्मॉल कैप और मिड कैप की तो बहुत ज़बरदस्त पिटाई होने वाली है बजट के बाद। तो अभी जो पिटाई हुई है ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी फरवरी में रिलीज़ होगी बजट के बाद। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ एडवांस में कि अगर आपका एक्सपोजर इन सेक्टर्स में है, मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो प्लीज़ प्रॉफिट में हो तो निकल जाना, लॉस में हो तो आपको अभी वेट करना ही है। और उसमें आपको कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो म्यूचुअल फंड में भी अगर आप लॉस में भी हो तो जब प्रॉफिट में आओ तब इनसे निकल जाना, पीएसयू, डिफेंस से। क्योंकि मैं वैसे भी एडवाइस करता हूँ कि सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स नहीं लेने चाहिए। और मुझसे भी गलती हुई है दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि मुझसे गलती नहीं हुई, मेरे पास भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है डिफेंस का, पीएसयू के म्यूचुअल फंड्स, लेकिन वो तो लॉस में है और वो बजट तक भी प्रॉफिट में नहीं आने वाले। तो मैं तो उनको थोड़ा होल्ड करके, जब भी वो प्रॉफिट में आएंगे ठीक ठाक, उनको बुक करके अपना मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, इन्हीं 3 कैटेगरीज में रहूँगा हमेशा के लिए। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट में है, और क्योंकि मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आपको मिड, स्मॉल और लार्ज कैप में रहना चाहिए, तो ये सेक्टोरल थीमेटिक फंड से निकलकर स्विच करने का अच्छा समय है। क्योंकि इसके बाद वैसे भी आपके शेयर्स की बहुत पिटाई होने वाली है, आपके फंड्स की बहुत पिटाई होने वाली है, स्पेशली पीएसयू, डिफेंस, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनकी फरवरी में असली पिक्चर रिलीज़ होगी और असली पिटाई होगी। तो हाँ, अगर तो कहो कि भैया हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं, तो भी देखिए, मैं तो रिकमेंड नहीं करता आपको पीएसयू, मैं रिकमेंड नहीं करता डिफेंस के म्यूचुअल फंड, तो वो आपकी इच्छा है, अपने रिस्क पे आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और इन्वेस्ट अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर अच्छा ही है, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न तो मिलेंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि पीएसयू नहीं चढ़ेगा या डिफेंस नहीं चढ़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इनका साइक्लिकल होता है नेचर। ये 6 महीना, साल भर चलेंगे, फिर साल भर बिल्कुल नहीं चलेंगे। आप डिफेंस देख लो, एक साल खूब चला, एक साल बिल्कुल नहीं चल रहा। तो इस तरीके के फंड्स में पैसा डालना ही नहीं है। अब हम हैं गरीब परिवार के बच्चे, गरीब परिवारों के लोग। ठीक है, कुछ तो यंग से हैं तो उनको मैं बच्चा बोल रहा हूँ, खैर मैं तो बच्चे में काउंट नहीं होता। तो जब हम गरीब परिवारों के लोग होते हैं ना, हमको हर साल थोड़ा थोड़ा रिटर्न चाहिए। हम ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो एक साल तो 100% देता है, फिर 2 साल तक चलता ही नहीं, जैसे डिफेंस, जैसे पीएसयू।
एक साल तो खूब दिया इन्होंने 100-100%, अब बिल्कुल 2 साल तक बिल्कुल भी रिटर्न नहीं है इनमें। तो अब इससे बचने के लिए क्या तरीका है? इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या इसका जो कॉम्बो होता है फ्लेक्सी और मल्टी कैप, इनमें ही इन्वेस्ट करना है बस। आपके ये जो कैटेगरी होती है लार्ज, मिड और स्मॉल, इसमें सब कवर हो जाता है। पीएसयू कवर हो जाता है, डिफेंस भी कवर हो जाता है, आईटी भी कवर हो जाता है, रियल्टी भी कवर हो जाता है, ऑयल एंड गैस भी कवर हो जाता है, सब कुछ कवर हो जाता है। जब सब कुछ कवर है तो क्यों आप अपने फंड मैनेजर के हाथ बांधते हो? कहते हैं नहीं भाई तू पीएसयू पीएसयू में सिर्फ इन्वेस्ट करेगा, तो सिर्फ डिफेंस की 15 कंपनियां उन्हीं में इन्वेस्ट करेगा, तो क्यों अपने फंड मैनेजर के हाथ बांधते हो? ये सारे फंड मार्केट में लाए जाते हैं ताकि आप लोगों का पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट इन बड़े बड़े एएमसी हाउसेस को मिल सके। ये कोई दूध के धुले नहीं होते हैं। तो इनकी करतूतों का भी आगे कच्चा चिट्ठा और मैं खोलूँगा। तो हमारे लिए पैसा भी ये बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ट्रैप करने का काम भी यही लोग करते हैं। तो एक पॉजिटिव साइड है एएमसीज का, एक नेगेटिव साइड है, और हर एएमसी का है, हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे निपॉन हो गई, या आपका एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट हो गई, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, तो ये सब एएमसी कहलाते हैं। ठीक है। तो इन सब का एक पॉजिटिव साइड भी होता है और एक नेगेटिव साइड भी होता है। ठीक है। तो पॉजिटिव साइड तो यही है कि हमारे लिए रिटर्न बना कर देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेगेटिव साइड एक पार्ट ये है कि ये हमको ट्रैप भी करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो सेक्टर बहुत भाग गए होते हैं ना, उन सेक्टर के ये लोग म्यूचुअल फंड और ईटीएफ लॉन्च कर देते हैं, और लोग पिछले एक साल का रिटर्न देखते हैं और ट्रैप हो जाते हैं कि चलो अरे वाह, एक साल में 100% रिटर्न मिला है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी ट्रैप हुआ हूँ कई बार। तो जुलाई की बात है कि मैंने जुलाई में डेटा एनालाइज किया और देखा कि यार डिफेंस तो पिछले एक साल में 100% से ऊपर का रिटर्न दे चुका है। तो अचानक से उस वक्त मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस का फंड रिलीज़ हो गया, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद से उस फंड की जो पिटाई हो रही है ना, आज लगभग 7 महीने हो चुके हैं, नेगेटिव 25% उसने रिटर्न दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो फंड एएमसीज होती हैं, ये आपको ट्रैप भी करते हैं, ये आपको ट्रैप भी करते हैं। ऐसे फंड्स जो पिछले एक साल से बहुत चल चुके हैं, उनके फंड्स लॉन्च कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनको पैसा तो मिल जाता है, अब उनको पता है उनको रिटर्न तो देना नहीं अगले 2 साल तक, वो पैसा फ्री उनके पास पड़ा रहता है। अब वो उससे कहीं भी इन्वेस्ट करके, कैसे भी इन्वेस्ट करके खूब अच्छा कमा रहे हैं, या नहीं भी इन्वेस्ट कर रहे, चुपचाप अपने पास कैश पोजीशन बनाकर बैठे हैं, तो उस पर भी ब्याज तो कमा ही रहे हैं। तो इस तरीके से उनको 2 साल के लिए लगभग, अब मान लो जो मोतीलाल ओसवाल है, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ने जो फंड लॉन्च किया जून जुलाई के आसपास, अब आपको क्या लगता है इसको कितना रिटर्न देना है? जो 2,500 करोड़ 3,000 करोड़ इसमें में पैसा आया है, 0% रिटर्न देना है। 2,500-3,000 करोड़ रुपए तो उस वक्त आया था, बीच में लोगों ने और डाल दिया तो मुझे पता नहीं। तो मान के चलते हैं कि उतना ही है, 3,000 करोड़ ही है। 3,000 करोड़ को उनको अगले एक साल तक तो कुछ भी रिटर्न नहीं देना है, शायद अगले 2 साल तक भी उनको कोई रिटर्न ना देना पड़े, यानी कि 2,500-3,000 करोड़ रुपया उनके पास पड़ा रहेगा 2 साल तक। उस पर तुम सिंपल एफडी वाला ब्याज भी लगा लोगे ना, तो 14% कमा जाएंगे। तो समझ रहे हो कितना हो गया? 3,000 करोड़ का चलो तुम 10% पकड़ लो, ठीक है, 3 साल में तुम 10% ही पकड़ लो, तो भी 300 करोड़ होता है। 300 करोड़ उन्होंने कमा लिया, जिसपे उनको कुछ भी नहीं देना हम लोगों को, क्योंकि हमारे तो रिटर्न बने ही नहीं मार्केट में। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको ये फालतू के फंडों में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है। आइए चलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ कि क्या स्थिति है हमारे एफ डेटा की। तो एफ ने कल 29 जनवरी को 1700 करोड़ की सेलिंग, सॉरी, एफआई ने कल 2500 करोड़ की सेलिंग करी है 29 जनवरी को, और डीआई ने जो है 1700 करोड़ की बाइंग करी है। ठीक है। ये एफआई का जो डेटा है ये अभी भी नेगेटिव में है, वो सेल करते जा रहे हैं, और ये थोड़ा सा कम इसलिए हो रहा है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग वगैरह जो थोड़ा बहुत उन्होंने कहीं करनी होगी तो उन्होंने कर दी होगी, इस वजह से थोड़ा सा ठीक दिख रहा है डेटा। लेकिन यकीन मान के चलिए कि कोई भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, और ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग जारी है। पूरे जनवरी इन्होंने सेलिंग करी है, और आखिरी में जाते जाते भी थोड़ा मंथ एंड एक्सपायरी की वजह से और थोड़ा बजट की वजह से उनकी सेलिंग की स्पीड थोड़ी कम हुई है, लेकिन यकीन मानिए जनवरी से ये स्पीड दोबारा बढ़ने वाली है। प्लस जो हमारे डीआई है वो बाइंग कर रहे हैं, तो ये सेलिंग हो कहाँ रही है? क्योंकि एफआई तो जनरली लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो सेलिंग हो रही है लार्ज कैप में, बाइंग कहाँ हो रही है? डीआई बहुत चालू हैं, बहुत स्मार्ट हैं, वो लार्ज कैप बाय कर रहे हैं। क्या बेच रहे हैं हमारे डीआई? डीआई कौन? वे अपने एएमसी, अपने फंड हाउस, अपने म्यूचुअल फंड कंपनियां जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। क्या क्या बेच रहे हैं ये लोग? ये बेच रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप। ठीक है।
क्योंकि इनको पता है कि हमको और सस्ते लेवल पे मिड कैप और स्मॉल कैप मिलने वाला है, तो इनको होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये बेच रहे हैं। और ये रफ्तार और तेज़ हो जाएगी फरवरी में। तो फरवरी में पीएसयू, आपका डिफेंस, आपका स्मॉल कैप, आपका मिड कैप, इनकी ज़बरदस्त पिटाई होने वाली है। और अब ये जो खेल है ना, ये एफआईआई नहीं खेल रहे, अब आपके चहीते म्यूचुअल फंड हाउसेस, डीआई, ये सब ये खेल खेल रहे हैं। तो चोर चोर मुसरे भाई हैं, आप ये मत सोचना कि ये हमारी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं तो ये हमारे लिए काम करते होंगे। नहीं, हमको रिटर्न देना इनका काम है, लेकिन हमसे पैसे निकालना भी इनका काम है। जिस तरीके से एफआईआई एक रिटेलर से मुनाफा निकालता है, उसी तरीके से डीआई भी एक रिटेलर से मुनाफा निकालता है। फिर ऑफ कोर्स इनको अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी देना है, तो वो भी एक वजह है। तो ये तो बात हो गई एफआई डेटा की। अब चलिए आप देख लेते हैं कि कौन सा इंडेक्स कैसा खेल रहा है आज। तो आप देख सकते हैं कि लगभग निफ्टी 50 है, 0.4% अप है। अब नज़र बनाइएगा मिड कैप 50, मिड कैप 100 और मिड कैप 150, तीनों में ही 0.44, 0.41 और 0.52% की बढ़त है, यानी कि लगभग आधा परसेंट के आसपास आज मिड कैप बढ़ा हुआ है। देखिए, एक डाउन ट्रेंड मार्केट की यही निशानी होती है कि जब पिटाई होती है तो 2.5-3-3, 4-4% हो रही है, और जब अप होता है तो 1%, आधा परसेंट, इस तरीके से होता है। और जब ऐसा होता है तो ये क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि मार्केट जो है नेगेटिव ट्रेंड में है। उसी तरीके से आप स्मॉल कैप में देखेंगे तो स्मॉल कैप 100 जो है 0.66% अप है, स्मॉल कैप 50 जो है 0.47% अप है, स्मॉल कैप 250 जो है 0.41% अप है। तो मोटा मोटा आप देखेंगे तो आधा परसेंट आज स्मॉल कैप भी अप है। ये तो बात हुई अलग अलग इंडेक्सेस की। तो आज हर सेगमेंट में, चाहे वो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप में बाइंग हो रही है। बाइंग नहीं हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग का एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूँ कि इसे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा पिट भी गए थे, और मंथ एंड एक्सपायरी की वजह से शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, और एक क्योंकि ज़्यादा पिटाई हो गई तो एक डेड कैट बाउंस आता है। ये स्टॉक मार्केट की भाषा है, इसे बोलते हैं कि डेड कैट बाउंस, मरी हुई बिल्ली उछल रही है। तो हिंदी में तो इसका यही मतलब बना, लेकिन ये अंग्रेज़ी में से डेड कैट बाउंस बोलते हैं। तो ये तो हाल है अपने इसका। और अब आगे चलते हैं अपना अपना शून्य प्लेटफॉर्म पे मैं दिखाता हूँ जो मेरे शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो है। जनरली मैं शेयर्स और ईटीएफ में इतना ज़्यादा ट्रेड करता नहीं, लेकिन क्योंकि अब सब ट्रैप होते चले गए तो मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी ट्रैप होता चला गया, और धीरे धीरे अब ये मुझे थोड़ा इसको सिग्नल देना पड़ेगा, लेकिन अगर बीच में कॉल आ गई तो ये बंद हो जाता है, ये समस्या रहती है। और कोशिश यही रहेगी कि एक बार डेटा अपडेट हो जाए तो मैं इसे बंद करूँगा। तो अब आप देख सकते हो कि लगभग डेटा अपडेट होने में थोड़ा सा समय ले रहा है। ये टोटल में अगर मैं आके देखूँ तो टोटल में आप देख सकते हो कि मिड कैप 20 में मुझे, चलिए थोड़ा सा इसको समय देते हैं, इसे अपडेट होने देते हैं, और तब तक हम आते हैं इस पे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में आपको दिखा देता हूँ जब तक, तब तक ये अपडेट होता है। तो आइए, मेरा 29 जनवरी तक का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गया है। तो कल एक अच्छा मुनाफा हुआ, एक हैंडसम गेन जिसे बोल सकते हैं, 2.12% का, और लगभग 52,355 रुपये का मुझे मुनाफा हुआ है। आइए मैं फ़िल्टर कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उम्मीद है कि कल सभी ने मुझे पॉजिटिव रिटर्न ही दिया होगा। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 4% का रिटर्न दिया है, 4,000 रुपये। तो बहुत तगड़ा जंप मारा है कल बैंक ऑफ इंडिया ने, 4% का। टाटा स्मॉल कैप फंड ने 1,400 रुपये का मुझे नोशनल गेन दिया है। कैनरा रोबेको ने 1,200 रुपये का नोशनल गेन दिया है। एचडीएफसी डिफेंस ने 234 रुपये का मुझे नोशनल गेन दिया है। बंधन स्मॉल कैप 2,800। तो आप फिगर वाइज मत देखिएगा, आप परसेंटेज पे नज़र रखिएगा, जो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि इन्वेस्टेड वैल्यू हर फंड में एक जैसी नहीं है। तो भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि फ़ंड कम है, मतलब सिर्फ 234 है, लेकिन डिफेंस फंड में 3% का मुझे कल रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप ने लगभग 2,800 को, एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप लगभग 4,800, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस 764, कोटक एमर्जिंग इक्विटी 1,100, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 1,100, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 4,500, और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ 824, एडलवेज मिड कैप 2,000 2,700, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5300, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 197, कॉन्ट स्मॉल कैप 3900, एचडीएफसी मिड कैप 2,000, निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 79 रुपीज़, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू 1,300, बंधन कोर इक्विटी 920, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड 2,800, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू 1,500,
कॉन्ट मिड कैप 1900, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 2500, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 474, मोतीलाल ओसवाल BSE एनएंस 485, कॉन्ट लार्ज एंड मिड 1000, HDFC लार्ज 1300, पराग पारिक 327, ICICI प्रूडेंशियल भारत 82 रुपये। तो ये सब मिल मिला के जो मुझे कल नोशनल गेन हुआ है 52,355 रुपये का हुआ है। जो मेरे टोटल रिटर्न्स है वो नेगेटिव 2,22,000 पे बने हुए हैं। जो इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, जो करंट वैल्यू है 25,23,000 है, और जो मेरा XIRR है वो नेगेटिव 17.72% बना हुआ है। तो दोस्तों ये तो सिचुएशन है मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो की, और जो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो इस वक्त नेगेटिव 8.1% एब्सोल्यूट टर्म्स में नज़र आ रहा है, यानी कि 8% का मुझे नुकसान हो रहा है। मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू से जो करंट वैल्यू है वो 8% नीचे है। ठीक ठाक नुकसान मुझे इस वक्त हो रहा है। और आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो पे, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट चल रही है, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो टूट रहा है। अब लोग सोच रहे हैं कि डरे हुए हैं कि इन्वेस्ट करें ना करें, तो मैं रोज़ ये चीज़ दिखाता हूँ। कई लोग आप में से बोर भी होते होंगे, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये चीज़ मुझे लगातार बार बार आप लोगों को दिखाते रहना पड़ेगा। तो आज 30 जनवरी को मेरी SIP कट चुकी है। SBI स्मॉल कैप में, टाटा स्मॉल कैप में भी 30 जनवरी को SIP कट चुकी है, और कोटक स्मॉल कैप में 30 जनवरी को SIP कट चुकी है। निपॉन इंडिया ग्रोथ में 30 जनवरी को SIP कट चुकी है। देखिए 4 SIP आज मेरी कट चुकी हैं। उसके अलावा मेरी SIP कोटक एमर्जिंग इक्विटी में कल जाने वाली है, एडलवेज मिड कैप में कल जाने वाली है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में भी कल जाने वाली है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में तो 3 फरवरी को जाएगी, मंडे को। तो रेस्ट एश्योर कि आपके भाई जो आपसे बोलता है वो करता भी है, और मेरी SIPs लगातार चालू हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मेरे फंड्स हैं उसकी जो टोटल वैल्यू है इस वक्त 58,081 रुपीज़ है, और जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 60,000 है, और लगभग 2% का यहाँ पे भी नुकसान चल रहा है। और 41,500 रुपये की मेरी SIPs जनवरी में लगा रखी है मैंने, जिसमें से 38,000 पूरी हो गई हैं। लगभग 2,500 की 3,500 की SIPs और बची हैं, जो आज कल परसों में कट जाएंगी, और मेरा टारगेट जो है 41,500 इन्वेस्ट करने का जनवरी में पूरा हो गया है। अब दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो इस वक्त मार्केट ऊपर जा रही है, इसे ट्रेंड रिवर्सल समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे ट्रेंड रिवर्सल समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और मैं दोबारा आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है, ETF है या शेयर है जो PSU में है, डिफेंस में है, या रेलवे का है, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप का है, तो और अगर आपका म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट चाहिए। लेकिन स्पेशली शेयर्स वगैरह अगर आपने ले रखे हैं इन सेक्टर के और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ETF शेयर्स वगैरह, तो एग्जिट कर जाना अगर प्रॉफिट में आ जाओ। अगर प्रॉफिट में ना आ पाओ तो अलग चीज़ है, तब तो होल्ड करना मजबूरी है। और म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ, तो लॉन्ग टर्म लेकर बैठे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे मिड कैप के हो चाहे स्मॉल कैप के हो, एग्जिट मत कर जाना। तो जब मैं ये चीज़ें बोलता हूँ ना, तो मैं दो चीज़ें बोलता हूँ। एक तो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल फंड हमेशा आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, लेकिन कौन से वाले रखने चाहिए? मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, ठीक है, या इसके कॉम्बिनेशन फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप। और जो आपके म्यूचुअल फंड हैं बाकी PSU वगैरह या सेक्टोरल थीमेटिक, जब भी प्रॉफिट में आए निकल जाना, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कब निकलना। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए रखो, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप वाले, बाकियों से एग्जिट कर जाना जब भी प्रॉफिट में आए। और अगर आपके कोई ETF शेयर्स वगैरह, PSU और आपका रेलवेज़ और आपका डिफेंस और आपका मिड कैप स्मॉल कैप से रिलेटेड हैं, तो प्रॉफिट में आए तो उनसे निकल जाना। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना भैया, एक तरफ आप कह रहे हो कि म्यूचुअल फंड से निकल जाना, एक तरफ आप कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रहना। क्योंकि अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ म्यूचुअल फंड ले रखे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ शेयर्स ले रखे हैं, तो उसमें से आपको निकलना पड़ेगा। बाकी आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले रखे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लेकर बैठे रहो। लेकिन शेयर्स वगैरह, ETF वगैरह स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रखे हैं तो वहाँ से एग्जिट कर जाना अगर प्रॉफिट में आ जाओ। नहीं आ पाओ तो फिर तो आपकी मजबूरी है, आप ट्रैप ही रहोगे। तो ये तो हो गई बात मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो की। अब एक बार देख लेते हैं कि हमारा फिनवेजिया शून्य प्लेटफॉर्म अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो ये तो अपडेट हो ही नहीं रहा आज, मुझे लग रहा है इसमें कुछ ग्लिच हो गया। तो इसको एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, अगर अपडेट हो जाता। देखिए ये अपडेट हो गया है। देखिए दोस्तों, चलिए
मेरा शून्य प्लेटफॉर्म जहाँ मैं शेयर्स और ETF बाइंग करता हूँ उसकी भी अपडेट हो गया है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मुझे मिड कैप 20 आज का, ये मैंने आज पे क्लिक कर दिया ऊपर, तो आज मुझे मिड कैप का जो ETF है उसमें कोई नफ़ा नुकसान नहीं हो रहा है, ज़ीरो है। डाबर का जो 34 रुपये का गेन दे रहा है, CPSE ETF 163 रुपीज़ का गेन दे रहा है, HDFC बैंक 47 रुपीज़ का गेन दे रहा है, एशियन पेट 120 रुपये का गेन दे रहा है। टाटा मोटर्स में 1000 रुपये का नुकसान दिख रहा है कि टाटा मोटर्स के जो नतीजे थे कल बहुत ख़राब आए हैं, और टाटा मोटर्स में अब एक फ्रेश पिटाई चालू होगी और एक नया बॉटम बनेगा टाटा मोटर्स का अब। HDFC स्मॉल कैप का जो ETF है वो 4 रुपये का मुझे लॉस दे रहा है। रिलायंस का 6 साढ़े 6 सौ रुपये का गेन दे रहा है। जीनस पावर 61 रुपये का लॉस दे रहा है। टाटा कंज्यूमर 3 रुपये का फ़ायदा दे रहा है। इंडसइंड बैंक 468 रुपये का मुनाफा दे रहा है। इरकॉन जो है 250 रुपये का लगभग मुनाफा दे रहा है। जियो फाइनेंशियल जो है 1 रुपये का मुझे नुकसान दे रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल मेरे को क्या नुकसान नफ़ा नुकसान चल रहा है। तो टोटल इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो गई है, तो लगभग 8% का मेरा पोर्टफोलियो जो है शेयर्स का वो नुकसान में है, और 15,000 रुपये का मुझे नुकसान हो रहा है। 1,88,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,73,000 उसकी करंट वैल्यू चल रही है। और ओवरऑल में अगर देखें तो मिड कैप का जो ETF है 162 रुपये का मुझे नुकसान दे रहा है। डाबर का शेयर मुझे 300 रुपये का नुकसान दे रहा है। CPSE ETF मुझे 450 रुपये का नुकसान दे रहा है। HDFC बैंक मुझे लगभग 220 रुपये का मुनाफा दे रहा है। एशियन पेंट्स मुझे 183 रुपये का नुकसान दे रहा है। टाटा मोटर्स मुझे 2300 रुपये का नुकसान दे रहा है। HDFC का ETF जो है मुझे 215 रुपये का नुकसान दे रहा है। रिलायंस का शेयर मुझे लगभग 4000 का नुकसान दे रहा है, और जीनस पावर मुझे 1400 रुपये का नुकसान दे रहा है। टाटा कंज्यूमर मुझे 291 का नुकसान दे रहा है। इंडसइंड बैंक मुझे 3982 का नुकसान दे रहा है। एयरकॉन मुझे 1990 का नुकसान दे रहा है, और जियो फाइनेंशियल मुझे 6 रुपये का मुनाफा दे रहा है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल और HDFC बैंक हैं जो मेरी पॉजिटिव में है, और बाकी सब मेरा नेगेटिव में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।